नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। अक्सर हम मौलिक अधिकारों की बहुत बातें सुनते हैं कि हमारे पास ये आज़ादी है, वो आज़ादी है, लेकिन क्या हो अगर कल को कोई आकर उन अधिकारों को चुनौती दे दे? आज हम ठीक इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 32 तक का सफर बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ अधिकार नहीं देते, बल्कि एक बहुत ही मजबूत कानूनी ढाल भी देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता से, फिर अल्पसंख्यक शैक्षिक अधिकारों को समझेंगे। इसके बाद हम पहुंचेंगे संविधान के हृदय तक, फिर रिट्स यानी कानूनी आदेशों को डिकोड करेंगे और आखिर में देखेंगे अदालतों की पावर को। भाग 1, धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28। अब अनुच्छेद 25 को देखिए। यह असल में दो तरह की आज़ादी देता है। पहली है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कोई व्यक्ति अपने मन के भीतर किस धर्म को महसूस करता है या मानता है, और दूसरी है उसे बाहरी रूप से एक्सप्रेस करने की आज़ादी, मतलब धर्म का पालन करना और उसका प्रचार करना। लेकिन एक सेकंड, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आज़ादी अनलिमिटेड या एब्सोल्यूट बिल्कुल नहीं है। अगर सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य बिगड़ता है तो राज्य इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। इसके अलावा समाज कल्याण के लिए भी सरकार नियम बना सकती है, जैसे ऐतिहासिक रूप से हिंदू धार्मिक संस्थानों को समाज के सभी वर्गों के लिए खोलना। जहां अनुच्छेद 25 एक अकेले व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 26 और 27 पूरे ग्रुप या समुदाय पर फोकस करते हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपनी संस्थाएं बनाने और अपनी संपत्ति को मैनेज करने की आज़ादी देता है। और अनुच्छेद 27 ये तो और भी अहम है। ये साफ करता है कि टैक्स के पैसे का इस्तेमाल किसी एक विशेष धर्म को प्रमोट करने के लिए नहीं किया जा सकता। मतलब सरकार किसी को भी ऐसा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती जिसका सीधा फायदा सिर्फ किसी एक धर्म को हो। अब आते हैं एजुकेशन पर। अनुच्छेद 28 के तहत शैक्षणिक संस्थानों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। लॉजिक बड़ा सिंपल है। अगर कोई स्कूल या कॉलेज पूरी तरह से सरकारी पैसे से चल रहा है तो वहां कोई धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। लेकिन अगर उसे किसी ऐसे ट्रस्ट ने बनाया है जिसका मकसद ही धार्मिक शिक्षा देना है, तो वहां यह शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाएगी, भले ही प्रशासन सरकार देख रही हो। और तीसरी कैटेगरी में आते हैं वो संस्थान जो सिर्फ सरकार से मदद या मान्यता लेते हैं। वहां धार्मिक शिक्षा दी तो जा सकती है, पर किसी भी स्टूडेंट को उसमें शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। भाग 2, अल्पसंख्यक शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। ये दोनों आर्टिकल्स खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। और याद रखिएगा, ये राइट सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं। भारत में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है: मुस्लिम, ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध और पारसी। अनुच्छेद 29 का क्लॉज 1 इन्हें अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 30 का क्लॉज 1 इस बात की गारंटी देता है कि वे अपनी पसंद के स्कूल या कॉलेज खोल सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं, ताकि उनकी संस्कृति आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती रहे। थ्योरी तो ठीक है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में ये अधिकार कैसे काम करते हैं? 2 बहुत ही जरूरी सुप्रीम कोर्ट केसेस देखते हैं। 1992 के सेंट स्टीफेंस कॉलेज मामले में कोर्ट ने तय किया कि ये अल्पसंख्यक संस्थान अपने ही समुदाय के बच्चों के लिए 50% तक सीटें रिजर्व कर सकते हैं। इसके बाद 2003 का TNA पाई फाउंडेशन मामला आया। इसमें फैसला हुआ कि जो अल्पसंख्यक संस्थान सरकार से कोई फंड नहीं लेते, उनके मैनेजमेंट में सरकार दखल नहीं देगी। हाँ, बस शिक्षा के बेसिक स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहने चाहिए। भाग 3, संविधान का हृदय, अनुच्छेद 32। इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था कि अनुच्छेद 32 के बिना बाकी के सारे मौलिक अधिकार एकदम बेमतलब हैं। उन्होंने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। सोचिए, एक अकेले आर्टिकल में ऐसी क्या ताकत है? ताकत यह है कि यही वो गार्ड है जो कागजी अधिकारों को असल जिंदगी की पावर देता है। अनुच्छेद 32 सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है। अगर विधायिका या सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो आपके मौलिक अधिकारों को कुचलता हो, तो ये आर्टिकल आपकी ढाल बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट इसी के तहत अधिकारों की रक्षा करता है। भाग 4, रिट्स को समझना, वो संवैधानिक उपकरण जो अधिकारों को लागू करवाते हैं। अब ये बचाव होता कैसे है? इसके लिए कोर्ट रिट्स का इस्तेमाल करता है। आसान भाषा में समझें तो रिट
अदालत का एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर है जो किसी व्यक्ति या सरकारी अथॉरिटी को कुछ करने या न करने का सीधा निर्देश देता है। इसका इतिहास रोमन कानून से जुड़ा है, पर भारत में हमने इसे ब्रिटिश सिस्टम से अपनाया है। कुल 5 तरह की रिट्स होती हैं। चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। पहली और शायद सबसे पॉपुलर रिट है हेबियस कॉर्पस। लैटिन में इसका मतलब होता है सशरीर उपस्थित करना। अगर पुलिस या कोई भी अथॉरिटी किसी इंसान को गैरकानूनी तरीके से बंदी बना लेती है, तो कोर्ट ये रिट जारी करके आदेश देती है कि उस बंदी को तुरंत अदालत में पेश किया जाए। अगर गिरफ्तारी अवैध साबित होती है तो उसे उसी वक्त आज़ाद कर दिया जाता है। दूसरी है मैंडेमिस, जिसका सीधा मतलब है हम आदेश देते हैं। मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी अपना काम करने से साफ मना कर दे, तो कोर्ट इस रिट के जरिए उसे अपना कर्तव्य निभाने का ऑर्डर देती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा एक्सेप्शन है। ये रिट देश के राष्ट्रपति, राज्यपालों या प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। तीसरे नंबर पर हैं प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध। इसे आप एक तरह का स्टे ऑर्डर समझ सकते हैं। जब कोई निचली अदालत किसी ऐसे केस की सुनवाई करने लगे जो उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता, तो मामला खत्म होने से पहले ही ऊपरी अदालत ये रिट जारी कर देती है। इससे वो सुनवाई वहीं की वहीं रुक जाती है। अब प्रोहिबिशन से ही मिलती जुलती एक और रिट है सर्ट्योरारी। दोनों में फर्क क्या है? बस टाइमिंग का। प्रोहिबिशन तब लगती है जब केस चल रहा हो, लेकिन सर्ट्योरारी तब जारी होती है जब निचली अदालत अपना फैसला सुना चुकी हो। इसीलिए इसे पोस्टमार्टम रिट भी कहते हैं। अगर कोर्ट ने अपनी पावर से बाहर जाकर फैसला दिया है, तो इस रिट से उस फैसले को ही रद्द कर दिया जाता है। 5वीं और आखिरी रिट है क्वो वारंटो, जिसका मतलब होता है किस अधिकार से। अगर कोई इंसान किसी ऐसी सरकारी कुर्सी पर बैठ जाए जिसके लिए वो कानूनी रूप से योग्य है ही नहीं, तो अदालत ये रिट जारी करके उससे उसका अथॉरिटी प्रूफ मांगती है। अगर वो अपनी योग्यता साबित नहीं कर पाता, तो उसे वो पद खाली करना पड़ता है। भाग 5 अदालतों की ताकत, सुप्रीम कोर्ट बनाम हाई कोर्ट। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट है। एक तरफ अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट है और दूसरी तरफ अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट्स हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट का दायरा सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के टूटने पर रिट जारी करता है, जबकि हाईकोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा किसी अन्य कानूनी अधिकार के लिए भी रिट निकाल सकता है। लेकिन कैच ये है कि सुप्रीम कोर्ट इन मौलिक अधिकारों का रक्षक है, इसलिए वो मदद करने के लिए बाध्य है, उसे रिट जारी करनी ही होगी। वहीं हाईकोर्ट के पास चॉइस होती है, वो चाहे तो कोई और कानूनी रास्ता अपनाने की सलाह दे सकता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता से लेकर माइनॉरिटीज के अधिकारों तक और अनुच्छेद 32 की ताकत से लेकर पावरफुल रिट्स तक हमने पूरा डिफेंस सिस्टम देख लिया। डॉक्टर अंबेडकर की वो बात बिल्कुल सच साबित होती है कि अगर अधिकारों को लागू करने का कोई उपाय ना हो, तो वो अधिकार किसी काम के नहीं। एक सवाल जो हर नागरिक के मन में उठना चाहिए, आज जब हमें पता है कि हमारा संविधान सिर्फ वादे नहीं करता बल्कि उन्हें निभाने की पूरी ताकत भी देता है, तो क्या हमें इन संवैधानिक हथियारों की जानकारी नहीं होनी चाहिए? इन्हीं विचारों के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। इस सफर में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।